अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, 8 फरवरी को सुबह 8 बजे आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज़ होगा। अब 2 दिन बाकी रह गए हैं। कल रात 12 बजे के बाद मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आम इंतखाबात से 48 घंटे पहले इंतखाबी मुहिम रोक दी जाती है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तय करदा ज़ाब्ता अखलाक है, और कोई भी जो उम्मीदवार हो वो इस ज़ाब्ता अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जी का मरतकब नहीं होता। बसूरत दीगर उसके आम इंतखाबात में शिरकत पर पाबंदी लग सकती है या कोई और सज़ा सुनाई जा सकती है। अब 8 फरवरी को आम आवाम ने वोट देना है। वो वोट किसको देना है, कैसे देना है, ये हर शहरी का अपना इनफरादी और उसका ज़ाती अमल है। लेकिन आज हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे, वो 15 बुनियादी बातें जो आम इंतखाबात के दिन वोट डालते वक्त हर शहरी को याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपका ये एक वोट, एक पर्ची अगले 5 साल के लिए इस बात का तयन करेगी कि किस हुक्मरान ने आप पर हुकूमत करनी है। आपके बच्चों के हवाले से, आपके हवाले से, आपके और आपके बच्चों के, आपके अहल खाना के, वालदैन, बहन भाई या दीगर रिश्तेदारों के, दोस्तों के, जानने वालों के मुस्तकबिल का फ़ैसला क्या होगा, वो मुस्तकबिल कैसा होगा, ये सब कुछ आपके 8 फरवरी की उस एक पर्ची पर मुनहसर है, जिसके ज़रिए आप अपने सबसे जो पसंदीदा उम्मीदवार होगा उसको आप अपना वोट देंगे। ये 15 बातें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, और इस 15 बातों से हम ये कोशिश करेंगे कि आपको आम इंतखाबात के रोज़ वोट डालने में आसानी हो। ये 15 बातें कौन सी हैं? पहली बात आपने ये याद रखनी है कि 2022 में मार्च के महीने में, मार्च 2022 में सिंध हाउस में इंसानों की मंडी लगी थी। आपको ये बात जहन में रखनी है कि इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त का अमल आज से सदियों पहले ख़त्म नहीं हुआ था। ये आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर इंसानों की मंडी मार्च 2022 में तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने के बाद सिंध हाउस इस्लामाबाद में लगी थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 से 24 मुनहरफ अरकान कौमी असम्बली ने अपनी सियासी जमात की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए अपने रेट लगवाए थे, और इन अरकान कौमी असम्बली ने अपने ज़मीर का सौदा चंद टक्कों के इवज़ किया था। और इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क में एक ऐसा अजाब मुसल्लत हुआ, एक ऐसा बहरान आया जिसकी लपेट में आज भी पूरा पाकिस्तान है, जिसकी लपेट में आज आम शहरी, आम पाकिस्तानी है। और इन्हीं लोगों की वजह से वो लोटे जिनकी मंडी लगी, जो सिंध हाउस से बरामद हुए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट लेकर मुंतखब हुए, लेकिन अपने ज़मीर का सौदा किया, और आपके बच्चों के और आपकी आने वाली नस्लों के जो मुस्तकबिल था उसका सौदा इन्होंने किया। तो एक बात तो आप ये जहन में रखिएगा कि सिंध हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरफ अरकान की मंडी लगाने वाले भी इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वो एक नए ढोंग के साथ आपको वरगलाने की, बहलाने की, आपको तरगीब दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने जहन में रखना है कि आपने चंद टिकों के अवज़ अपने बच्चों का, अपने अहल खाना का मुस्तकबिल का सौदा करना है, या अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चलाना है। क्या आप मुल्क को उसी दोराहे पर चलता हुआ छोड़ेंगे, या उसको उस दोराहे से निकाल कर एक सीधी सड़क पर डालेंगे? इसका फ़ैसला 8 फरवरी को आपका वोट करेगा। दूसरी अहम बात कि अमेरिका की जानिब से एक साइफ़र, एक मरासला पाकिस्तान को भेजा गया था, और उस मरासले से ये सारी बुराई की जड़ वो मरासला था जिससे अदम एतमाद ने अपनी तश्कील उसकी हुई। अदम एतमाद उसी साइफ़र के नतीजे में पैदा हुई, और फिर उस अदम एतमाद के नतीजे में मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाया गया, साजिश की गई, रजीम चेंज की गई, और उसके बाद 16 माह उन ग़ुलामों की पाकिस्तान पर हुकूमत रही जिन्होंने इस मुल्क, इस कौम और इस मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। आज मुल्क में जो भी महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और अफरात ज़र है, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ वो साइफ़र था
जिसमें एक अमेरिका के एक छोटे से सरकारी अफसर ने पाकिस्तान के उस वक्त के ताकतवर शख्स को धमकी दी थी और उसके नतीजे में एक मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत को बरतरफ़ किया गया। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की गई और साजिश की गई, और इस साजिश में हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ ऐसे मोहरे मुलव्वस थे जो उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने में जिन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। दूसरी बात ये याद रखिएगा, तीसरी अहम बात कि 25 मई 2022 को तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर जो तशद्दुद हुआ था वो आप जहन में रखिएगा, क्योंकि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था वो इंतहाई ज़ालमाना था। और उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जिस तरीके से मुल्क भर में क्रैक डाउन किया गया, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, लोगों की इज़्ज़तों पर हाथ डाले गए, ये बात भी जहन में रखने वाली है। और अगर आप ये बात जहन में रख कर 8 फरवरी को वोट देने निकलते हैं तो मेरे ख़्याल में आपको वोट डालने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। चौथी अहम बात वो ये है कि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में लोटों को इबरतनाक शिकस्त हुई थी। ये भी वो मुनरफ़ लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की सूबाई असम्बली से PTI के वोट पर मुंतखब हुए, मुनरफ़ हुए, और इन्होंने भी अपनी मंडी लगवाई, अपने ज़मीर का सौदा किया, और जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो फिर इन लोटों को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जहन में रखिएगा कि ये वो लोग थे जिन्होंने आपके वोट की बेतौकीरी की, आपके वोट की हुर्मत को नीलाम किया। अगर आप इनको भी जहन में रखेंगे तो आपको वोट डालने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। पाँचवीं अहम नुक्ता वो ये था कि आइनी तौर पर तहलील की गई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों में 90 रोज़ गुजरने के बावजूद इंतखाबात नहीं करवाए गए, और मुल्क में इन दोनों सूबाई असम्बलियों में जो पाकिस्तान की मजमूई आबादी का तकरीबन 70 से 72% बनती थी, यानी तकरीबन 30% आबादी की वजह से 72% आबादी को उनके हक़ राय दही से, उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम किया गया। और अगर आप ये बात भी जहन में रखते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आपको हक़ से महरूम रखने वाले कौन थे, तो फिर आपको वोट डालने में इंतहाई आसानी रहेगी, क्योंकि वही किरदार इस वक्त भी आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, आपके आगे पीछे होंगे, बड़ी बड़ी ख़ूबसूरत और जो फैंसी किस्म की आपको ये कहानियाँ सुनाएंगे, आपको तरगीब दिलाएंगे, आपको फंसाने वरगलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहन में रखिएगा कि 14 जनवरी को पंजाब की असम्बली और 17 जनवरी की रात को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हुई थी, और उसके अब उस वक्त से लेकर आज तक 1 साल से ज़ायद हो चुका है, और इन दोनों सूबाई असम्बलियों में आवाम को हक़ राय दही का इख्तियार नहीं दिया गया। इसके अलावा छठा नुक्ता ये है कि वज़ीराबाद में इमरान ख़ान पर कातलाना हमला हुआ था। 4 नवंबर 2022 की वो दिन वो याद रखिएगा जब वज़ीराबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और मुल्क के सबसे मकबूल लीडर इमरान ख़ान पर कातलाना हमला हुआ था। और इस कातलाना हमले में जिस तरीके से सहूलतकारी की गई, जिस तरीके से शवाहिद को मिटाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से एक DPO के दफ्तर में मुलजिम के 2 वीडियो बयानात रिकॉर्ड किए गए और फिर उनको फैलाया गया, ये वो सब बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है। और ये भी जहन में रखिएगा कि इमरान ख़ान की FIR तक दर्ज नहीं होने दी गई थी, और इमरान ख़ान अपना तमाम तर कोशिश, अपना ज़ोर लगाने के बावजूद अपने ऊपर हुए कातलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करवा सका था। जिन लोगों को वो नामज़द करना चाहता था उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा तक दर्ज ना हुआ, और उल्टा इमरान ख़ान पर कातलाना हमले के मुलजिम को PDM की हुकूमत ने, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वकील फ़राहम किया, और वो वकील जो मुस्लिम लीग नून के ही करीब समझा जाता था। तो मेरे ख़्याल में जब आप ये चीज़ें भी जहन में रखेंगे तो आपको फ़ैसला करने में इंतहाई आसानी रहेगी। इसके अलावा जो 7वां अहम नुक्ता है वो ये है कि इमरान ख़ान और उनके साथी जब कंटेनर पर थे तो उन पर जो कातलाना हमला हुआ था वो सिर्फ़ इमरान ख़ान पर ही नहीं, वो और भी बहुत सारे लोग थे जो उस हमले में ज़ख्मी हुए थे। एक PTI का कारकुन जो अपने 3 बच्चों के साथ उस वक्त वज़ीराबाद में इमरान ख़ान के इस्तकबाल के लिए मौजूद था, वो एक अंधी गोली का शिकार होकर
इस दुनिया से गुज़र गया था। उन 3 मासूम यतीम बच्चों का को अपने वोट डालते वक्त जहन में रखिएगा, उनको ख्याल रखिएगा, क्योंकि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। और अगर आप उन बच्चों को याद रखते हैं, अपने बच्चों की तरह उन बच्चों को याद रखते हैं, तो फिर आपको वोट डालने में इंतहाई आसानी रहेगी और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी कि आपने 8 फरवरी को किसको वोट देना है। 8वां नुक्ता ये है कि ज़मान पार्क के बाहर पाकिस्तान के शहरी नहीं बल्कि शायद वो दहशतगर्द थे जिनके ख़िलाफ़ 8 मार्च 2023 को ऑपरेशन किया गया। इमरान खान के घर पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई, औरतों और वहाँ पर मौजूद लोगों को पर तशद्दुद किया गया, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल मारे गए और इतने ज़्यादा थे कि इमरान खान ने इन तमाम शेल्स को टेबल पर रख कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अवाम के ऊपर बराह रास्त और सीधी गोलियां मारी गई थीं। ये सब वो बातें हैं जो हम अभी माजी करीब में देख चुके हैं और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ। सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तमाम तर शवाहिद आपको एक फिंगर टिप के ऊपर आपको मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगे, आपको दस्तयाब हैं। तो ये चीज़ें भी जहन में रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ इस मुल्क में अनगिनत मुकदमात हुए थे। उसकी जान को ख़तरा था, वो जान बचाकर बैरून मुल्क भागा, लेकिन फिर उसको कीनिया में जाकर उसका पीछा किया गया और वहाँ जाकर उसको पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसको सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। और अरशद शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन एंकर थे जो इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ थे, जिन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उसकी वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाया और अमरीकी साजिश को अमली जामा पहनाया। इसके अलावा 10वें नंबर पर आप ज़िल्ल शाह और दीगर जो कारकुनान हैं जो इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ जंग में अपनी जान की बाजी हार गए, उन निहत्ते और मज़लूम लोगों को भी याद रखिएगा जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में रजीम चेंज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा का साथ दिया और आज़ादी की इस जंग में अपनी जानें गंवाई। इसके अलावा पंजाब पुलिस की जानिब से ज़मान पार्क पर उन हमलों को भी याद रखिएगा जब बुलडोज़र के ज़रिए इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, उसके और वहाँ मौजूद जो मुलाजमीन थे उन पर अंधा तशद्दुद किया गया, आंसू गैस फेंकी गई, बुशरा बीबी के कमरों तक रसाई हासिल की गई, तलाशियाँ ली गईं, इमरान खान के घर के अंदर से असला बरामद किया गया। ये वो सब इल्ज़ामात थे जो पंजाब पुलिस ने हमारी आंखों के सामने लगाए थे और वो जिस तरीके से असला बरामद किया गया वो वीडियो शवाहिद भी आज भी आपको इंटरनेट पर मौजूद मिलेंगे। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में इमरान खान की पेशी वाले दिन जो जिस तरीके से इमरान खान पर हमला करने की कोशिश की गई और जुडिशल कम्प्लेक्स के चारों तरफ जिस तरीके से कंटेनर लगाए गए और जिस तरह वहाँ पर रेंजर्स, एफसी और पुलिस की नफरी तैनात की गई, सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों को तैनात किया गया, उनको प्लास्टिक की हथकड़ियाँ फ्राहम की गई, ये सब बातें भी याद रखिएगा। और जिस तरीके से वहाँ से इमरान खान को बचा कर निकाला गया, ये भी सारी बातें, सारी वीडियोज़ इंटरनेट पर मौजूद हैं। ये बातें भी जहन में रखिएगा तो मेरे ख़्याल में आपको वोट डालने में इंतहाई आसानी रहेगी। इसके अलावा वज़ीराबाद में जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था तो ज़ख्मी हालत में उसको अदालतों में तलब किया जाता था और कहा जाता था कि इमरान खान अगर चल कर नहीं आ सकते तो उनको एम्बुलेंस में लाया जाए, लेकिन उनको अदालतों में पेश किया जाए। इमरान खान की जो हाज़िरी से इस्तस्ना की दरख्वास्तें थीं वो कबूल नहीं की जाती थीं, उसके जो बायोमेट्रिक थे वो कबूल नहीं किए जाते थे। ये वो सब बातें थीं। और दूसरी जानिब ये भी ज़हन में रखिएगा कि नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क थे, उनको ज़मानत दी गई, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचे तो नादरा का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला वहाँ पर मौजूद था और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमरान खान नवाज़ शरीफ की बायोमेट्रिक की गई। रियासत के लाडले को किस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया वो सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। तो ये जब चीज़ें आप जहन में रखेंगे तो यकीनन आपको 8 फरवरी को वोट डालने में आसानी रहेगी। इसके अलावा 9 मई को इमरान खान को जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से घसीटते हुए, गिरेबान से पकड़ कर धक्के देते हुए घसीटते हुए गिरफ़्तार किया गया, वो इंतहाई तज़हीक आमेज़ और तौहीन आमेज़ था। उस गैर कानूनी गिरफ़्तारी को भी जहन में रखिएगा जिसकी वजह से मुल्क भर में एहतजाज हुआ
और उस एहतजाज के नतीजे में PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ, पूरी पार्टी को तोड़ फोड़ के रख दिया गया, सियासी रहनुमाओं को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, हज़ारों कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, निहत्ती और मज़लूम ख़वातीन को 9 से 10 माह से जेलों में रखा हुआ है, मुकदमात नहीं है और ना ज़मानतें दी जाती हैं। तो ये सब बातें भी याद रखिएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा समेत वो मुतअद्दिद ख़वातीन जो आज भी अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ाएँ काट रही हैं, जब आप इन ख़वातीन को याद रखेंगे, इनकी कुर्बानियों को याद रखेंगे, तो फिर आपको 8 फरवरी को इंतखाबात के रोज़ वोट डालने में इंतहाई आसानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मुल्क भर में जो भी तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से तोड़ फोड़ हुई, जिस तरीके से PTI के जो बुनियादी हकूक़ थे, जो उनके आइनी और जमहूरी हकूक़ थे, जिस तरह उनको रोंदा गया, ये सब बातें भी याद रखिएगा। और सबसे आखिर में 15वां नुक्ता है वो ये है कि ये भी याद रखिएगा कि इमरान ख़ान को और PTI को मुल्क भर में आम इंतखाबात के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। PTI से बल्ले का निशान छीन लिया गया, उनके उम्मीदवारों पर दबाव डालकर उनको दस्तबरदार करवाया गया, कागजात नामजदगी छीने गए, औरतों बच्चों पर तशद्दुद हुआ, उम्मीदवारों के तजवीज़ कुनंदा तायद कुनंदगान को गिरफ़्तार किया गया, उम्मीदवारों को गिरफ़्तार किया गया, इंतखाबी मुहिम न चलाने दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया, इलेक्शन कमीशन ने यकतरफ़ा फ़ैसले दिए, PTI को जलसे जुलूस करने की इजाज़त तक न दी गई। दूसरी जानब PTI नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुकम्मल आज़ादी दी गई, वो हर पूरे मुल्क में वो जलसे जुलूस करते रहे। तो ये ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त कैदी नंबर 804 अकेला था और दूसरी जानिब पूरी रियासत उसके ख़िलाफ़ खड़ी थी, तमाम रियासती इदारे उसके ख़िलाफ़ खड़े थे। उसके अपने कारकुनों के अलावा कोई भी पूरे पाकिस्तान में कोई भी शख्स शायद उसके साथ नहीं था। 8 फरवरी का वो दिन है जब आपके वोट की पर्ची इस बात का फ़ैसला करेगी कि अगले 5 साल किसने आप पर हुकूमत करनी है। और इमरान ख़ान को सिर्फ़ एक ही उम्मीद है कि 8 फरवरी को अवाम बाहर निकलेगी, अपनी वोट की ताकत से, अपने वोट की उस पर्ची से मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी। इमरान ख़ान साहब से जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो अडियाला जेल में तमाम मुकदमात को कवरेज उनकी करते रहे हैं, उनके मुताबिक इमरान ख़ान से जब भी कोई सवाल किया जाता था तो उसके 80% सवालात के जवाब में इमरान ख़ान यही कहते थे कि 8 फरवरी को वोट डालें, बाहर निकलें, वोट डालें। इमरान ख़ान साहब को बड़ी उम्मीद है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में समा ही मुख्तलिफ होगा और ये एक ऐसा समा होगा जो पाकिस्तान में इससे पहले न कभी किसी ने देखा होगा और ना शायद आइंदा कई दहाइयों तक किसी को देखना नसीब होगा। अब देखना यह है कि क्या अवाम इमरान ख़ान का वोटर उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए 8 फरवरी को वोट डालने के लिए बाहर निकलता है या नहीं। इस बात का फ़ैसला 8 फरवरी को मेरे ख़्याल में दोपहर तक ही हो जाएगा। दोपहर 12 या 2 बजे तक मेरे ख़्याल में आम इंतखाबात के नताइज का अंदाज़ा हो जाएगा कि इन इंतखाबात में कौन जीतता है और कौन हारता है, क्योंकि सारा खेल ही दोपहर तक खुल के आ जाएगा। और मुझे वैसे उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3/4 ना सही तो कम अज़ कम 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। ये कुछ तफसीलात थी, कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करना थी, ताकि 8 फरवरी 2024 को जब आप अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें तो आपको वो बुनियादी बातें, वो कुछ ऐसी चीज़ें जहन में हों जिनको देखकर आपको वोट डालने में आसानी हो। ये जहन में रखें कि ये वो तमाम बातें हैं जिसमें PTI के वो मंसूबे शामिल नहीं हैं जो इनकलाबी नौइयत के, जिनमें सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम और इस तरह के लंगरगाहें, पनाहगाहें, वो मंसूबे जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए PTI हुकूमत की जानिब से कायम किए गए थे, बनाए गए थे। ये मंसूबों की वो तमाम तर तफसीलात इसमें शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ वो बातें आपके साथ की हैं जो रजीम चेंज से लेकर आज तक PTI के साथ जो मज़ालिम हुए हैं, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।